तो आज बात करते हैं ईरान और इज़राइल के बीच जो अभी हाल में टकराव हुआ है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पूरे मामले पर, और कोशिश यही है कि समझें कि ये सब हुआ कैसे, इसका इतिहास क्या है और अमेरिका, रूस जैसे देश क्या कर रहे हैं इसमें। हाँ, मतलब ये देखना दिलचस्प है कि कैसे दशकों की जो एक छिपी हुई सी लड़ाई थी वो अचानक इतनी खुलकर सामने आ गई। चलिए इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ताज़ा घटनाओं से। ये बात है जून 2025 की, करीब 13-14 तारीख की। इजराइल ने अचानक हमले किए और निशाना थे ईरान के अहम परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान। ये नाम काफ़ी सुने हैं हमने। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। फोर्डो तो खासकर क्योंकि वो पहाड़ के नीचे है, तो उसे निशाना बनाना मुश्किल माना जाता है। और फिर तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। अगले कोई 12 दिन तक आप देखिए दोनों तरफ से हमले होते रहे। मिसाइलें, ड्रोन, हवाई हमले। ईरान ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया, जैसे अशदोद, बेरशेबा। और इजराइल ने? इजराइल ने भी पीछे हटकर नहीं देखा। तेहरान पर और दूसरे फौजी अड्डों पर बमबारी की खबरें आईं। और फिर 22 जून को एक और बड़ा मोड़ आया। अमेरिका इसमें सीधे तौर पर शामिल हो गया। जी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ जो चुपके से हमला करने में माहिर हैं, और वो टोमाहॉक मिसाइलें भी। बिल्कुल, जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती हैं। निशाना फिर वही, ईरान के परमाणु ठिकाने। तो ये अमेरिका का सीधा दखल था। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इसके फौरन बाद ही शायद 23-24 जून को एक युद्ध विराम की बात सामने आई। अच्छा। जी, अमेरिका और कतर ने इसमें मध्यस्थता की और 25 जून तक ये काफी हद तक लागू भी हो गया था। लेकिन ये शांति कितनी पक्की है? देखिए, शांति तो है, पर बहुत नाजुक, क्योंकि जो मूल वजह है ना इस तनाव की, वो तो अभी भी वैसी ही है, वो कहीं नहीं गई। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये झगड़ा कोई अचानक से नहीं हुआ। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये तो सालों से चल रहा है। हाँ, 1979 की जो इस्लामी क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद से ही इसे शैडो वॉर कहते हैं। परोक्ष युद्ध। परोक्ष युद्ध, हाँ। मतलब सीधी जंग नहीं, पर एक दूसरे को कमजोर करने की लगातार कोशिश। कैसे? मतलब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें देखिए, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल होता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास। ये गुट ईरान के समर्थन से काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा। फिर सीरिया, लेबनान, गजा, इराक, इन जगहों पर टकराव होते रहते हैं, साइबर हमले होते हैं, खुफिया ऑपरेशंस, हत्याएं। और मिसाइल हमले तो पहले भी हुए थे ना? हाँ, अप्रैल 2024, अक्टूबर 2024 में भी। जी हाँ। वो सब इसी शैडो वॉर का हिस्सा था। बस इस बारी ये खुलकर सामने आ गया। और इस बार अमेरिका की भूमिका वो भी काफी खुलकर सामने आई। पहले तो ट्रम्प प्रशासन थोड़ा देख रहा था। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सावधानी थी, लेकिन फिर वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए। प्रिय हुए। एक तो उन्होंने इजरायली हमलों का पूरा समर्थन किया, उन्हें हथियार भी दिए, जैसे वो बंकर बस्टर बॉम्ब। हाँ, जो जमीन के अंदर के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर जैसा आपने कहा, खुद भी सीधे हमला कर दिया ईरान के परमाणु ठिकानों पर। और कूटनीति में भी? कूटनीति में भी आगे रहे, युद्ध विराम कराने में भूमिका निभाई और खुलकर इजराइल का पक्ष लिया। इससे ट्रंप और नेतन्याहू का गठजोड़ तो मजबूत दिखा। लेकिन इसके खतरे भी होंगे? हाँ, कई जानकार मानते हैं कि इससे इलाके में अस्थिरता और बढ़ सकती है। ये एक तरह का जुआ भी हो सकता है। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब आते हैं रूस पर। रूस का क्या रोल रहा इस सब में? जनवरी 2025 में कोई समझौता भी हुआ था ईरान के साथ। हाँ, एक समझौता हुआ था, एक रणनीतिक साझेदारी। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई, क्या कहते हैं, रक्षा संधि नहीं थी। मतलब एक दूसरे की रक्षा का वादा नहीं था? नहीं, वैसा नहीं। ये शायद आपसी सहयोग बढ़ाने, कुछ हथियारों की लेन देन या खुफिया जानकारी साझा करने जैसा कुछ था। नॉन बाइंडिंग था, मतलब कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं। तो फिर लड़ाई के वक्त रूस ने क्या किया? ईरान की मदद की? सीधी मदद तो नहीं दी, मतलब हवाई सुरक्षा वगैरह मुहैया नहीं कराई लड़ाई के दौरान। रूस ने बयान जरूर दिए। क्या कहा? अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा की और चेतावनी भी दी कि ये इलाका परमाणु तबाही से बस कुछ मिलीमीटर दूर है, ऐसी भाषा इस्तेमाल की। लेकिन अमली मदद नहीं? नहीं, सीधी मदद नहीं। शायद इसलिए भी कि रूस खुद यूक्रेन में काफी उलझा हुआ है, उसके संसाधन वहां लगे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा होगा। हाँ, रूस का रवैया थोड़ा संतुलन बनाने वाला ज्यादा लगता है। देखिए, एक तरफ वो ईरान को हथियार देता रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, ये सब, सैन्य संबंध भी गहरे हुए हैं। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ उसने इजराइल से भी बातचीत बंद नहीं की है।
वो दोनों तरफ से रिश्ते बनाए रखना चाहता है। इसका मकसद क्या हो सकता है? जानकार मानते हैं कि रूस शायद इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है मध्य पूर्व में। और शायद दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हटाना? ये भी एक पहलू हो सकता है, और खुद को एक अहम खिलाड़ी, एक मध्यस्थ के तौर पर पेश करना, भले ही उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हों। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बड़ा शिफ्ट था, शैडो वॉर से खुले संघर्ष की तरफ। अमेरिका सीधे मैदान में कूदा सही कहा। और रूस ने किनारा करते हुए भी अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश की। बिल्कुल। और ये जो युद्ध विराम है, ये बस एक ठहराव है, एक सांस लेने की फुर्सत। हाँ, क्योंकि भू राजनीतिक समीकरण तो बहुत उलझे हुए हैं यहाँ। बहुत ज्यादा। एक तरफ अमेरिका इजराइल का पक्का गठजोड़, दूसरी तरफ रूस का ईरान के लिए सधा हुआ नपातोला समर्थन। और इसका असर दुनिया पर भी पड़ता है। वो हुर्मुज जलडमरू मध्य। हाँ बिल्कुल, होर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया पर कितना तेल व्यापार वहां से होता है। अगर वहां खतरा बढ़ता है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। चिंताएं तो बड़ी थीं। तो ये हमने देखा कि कैसे दशकों का जो एक दबा हुआ तनाव था वो कितना खतरनाक रूप ले सकता है, और कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें इसमें शामिल हो जाती हैं। जी, और फिलहाल एक बहुत ही मुश्किल से हासिल की गई शांति है जो बहुत नाजुक है। ये युद्ध विराम वाकई एक विराम है, जैसा आपने कहा। इसे अंत समझना शायद सही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। बड़ी शक्तियों के जो अपने हित हैं वो इस इलाके की राजनीति को आगे भी चलाते रहेंगे, ये तय है। और जाते जाते एक सवाल यहाँ छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए कि इतना लंबा इतिहास है दुश्मनी का, और ये युद्ध विराम भी कितना नाजुक है, तो वो कौन सी अगली चिंगारी हो सकती है, कौन सी अनदेखी बात जो इस टकराव को फिर से हवा दे दे।